अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है नेचर ऑफ बॉन्डिंग विद स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से किसी भी एटम की या आयन की या किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। 3 चीज़ों में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वैसा ही उनका नेचर शो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वो डिफरेंट तरह से एक्ट करता है। एक एग्जांपल हम इसमें से आयन की ले लेते हैं। अगर हम आयन की बात करें ना, तो आयन जो से होते हैं वो हमारे पास फ्रीली मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं और इजीली फ्रीली मूव करने की जो इनकी प्रॉपर्टी है उसी की वजह से ये सॉलेबल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनकी आपस में कनेक्शन कैसा है, बॉन्डिंग किस तरह की है। तो नॉर्मली हम लोगों ने जो स्टडी की है ना बॉन्डिंग, वो 3 तरह की है, यानी कोवलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होता है इसकी हमारे पास मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और वो हार्डनेस भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी एटम्स। ये जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, ये जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं, बॉयल भी जल्दी नहीं होते हैं और इनमें हार्डनेस भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो 2 एग्जांपल्स की हमारे पास बात की गई है। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एक हमारे पास जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से इनकी जो आपस में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज और अट्रैक्शन हम बात कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ज़्यादा हार्डर है, इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज हैं, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जल्दी मेल्ट कर जाता है, ये जल्दी ही बॉयल हो जाता है और इसमें हार्डनेस भी ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, टाइप ऑफ पार्टिकल और कैसे इनकी कनेक्शन है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है अरेंजमेंट। जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, उनकी आपस में अरेंजमेंट किस तरह की है, ठीक है। अगर कुछ जो होते हैं वो प्लेन अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह होती है हमारे पास, सेम एक आगे पीछे होती हैं प्लेन, ठीक है। लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल ऊपर नीचे होती हैं। प्लेन में हम बात करें तो पॉलीमर आ जाता है, प्लास्टिक्स वगैरह जो हमारे नॉर्मल यूज़ होते हैं। लेयर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होती है, इसमें हमारे पास आगे लेयर्स में हम 2 एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ग्रेफाइट और डायमंड की। अब आप देखोगे कि लेयर्स की बात हो रही है, लेयर्स में ही 2 चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन उन दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी। जैसे कि अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की लेयर्स अरेंजमेंट है बट 2 डायमेंशनल है, जबकि उसके मुकाबले में डायमंड की भी लेयर्स अरेंजमेंट है लेकिन 3 डायमेंशनल है। इसकी वजह से इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस आ जाता है कि ग्रेफाइट जो सी होती है वो पेंसिल्स में आप लोग को पता है यूज़ हुई होती है, ठीक है। उसकी 2 डायमेंशनल होने की वजह से वो लेयर्स जो है ना वो ऊपर नीचे जब होती है ना तो वो ईजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, ठीक है। उसकी वजह से इसकी हार्डनेस भी ज़्यादा नहीं होती है, ईजिली मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है। जबकि उसके मुकाबले में डायमंड के हम देखें ना, लेयर्स में ये अरेंजमेंट है लेकिन 3 डायमेंशनल होने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है, वो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, और ज़्यादा हार्डनेस उसमें देखी जाती है। इसी तरह अगर हम लोग देखे जाए मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स जो होते हैं उनमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, उनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि उनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है अनस्टेबल होने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा को मेटल जो लोहा होता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, लोहे को काटना कोई आसान चीज़ नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये आज का एक टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयोनिक कंपाउंड एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड। अब अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो आयन्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आयोनिक सोल्यूशन में भी होते हैं और एक्वस सोल्यूशन में भी होते हैं, एक्वस में भी होते हैं और मॉल्टन में भी होते हैं, ठीक है। तो जब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में फिक्स पोजीशन में होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन लिक्विड में और मॉल्टन स्टेट में जब होते हैं तो ये आयनाइज होकर फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हमारे पास कंडक्ट करवा देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड्स। अब जैसे आपको पता है कि एसिड में तो कोई फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा होता फ्रीली, तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी एसिड इतनी ज़्यादा कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास आते हैं जो मैंने आपकी बुक में की ही एग्जांपल्स में से दिए हुए हैं, HCl और H2SO4। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली मैंने यहाँ पर पूरा फिनोमिना लिखा हुआ है कि जब इन दोनों को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो ये आयोनाइज होकर हमारे पास एक H+ पॉजिटिव कंसनट्रेशन
आइंस भेज देते हैं और कुछ नेगेटिव आइंस भेज देते हैं। इन दोनों आइंस की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास वाटर में ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स के बारे में। मेटल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन है, इजीली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड जो से होते हैं ना, उनमें हमारे पास वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होने की वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो भी एटम्स होता है, मोलिक्यूल होता है, उनकी आपस में अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से, और मोस्टली आप देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल एटम्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें इस वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड मोस्टली मेटल्स होते हैं, तो उनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी और ईजी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।